नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर को जानना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले बात कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ चल रहे पहलवानों के दंगल की प्रदर्शनकारी पहलवान संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला हुआ है, जिसको लेकर एक बार फिर आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की दोबारा बैठक हो रही है। खेल मंत्री के आवास पर यह चर्चा जारी है। खबर यह है कि IOA कुश्ती संघ को भंग किया जा सकता है। इधर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनकी आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। उनके बेटे प्रतीक ने मीडिया से कहा कि ब्रजभूषण WFI की 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली सालाना बैठक के बाद मीडिया से बात करेंगे। यह भी जानकारी मिल रही है कि ब्रजभूषण शरण ने खेल मंत्रालय को अपना जवाब भेज दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप को छोड़कर 200 पहलवान लौट गए हैं। इस बीच पहलवानों में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। कुश्ती संघ का समर्थन करते हुए पहलवान नरसिंह यादव ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे साजिश के तहत बाहर कर दिया गया, अब अध्यक्ष को बाहर करने की साजिश हो रही है। प्रदर्शन करके पहलवान नई प्रतिभाओं को मौका देने के खिलाफ हैं। ये लोग कुश्ती को अपनी गैंग तक सीमित रखना चाहते हैं। तो अब डिकोड कर लेते हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पदकवीर पहलवानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। पूरे विवाद की मौजूदा स्थिति को जानने और समझने के लिए डिकोड करना इसे बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि हमारे दर्शक तो बहुत समझदार नहीं हैं। यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज इस्तीफा देने से क्लियर मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं। पहलवान नरसिंह यादव का बयान भी उनके समर्थन में है। इधर पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष PT उषा को शिकायती पत्र भेजा है और दर्द बयां किया है। सूत्रों की माने तो खेल मंत्रालय WFI पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन इंडियन ओलंपिक संघ फेडरेशन को भंग जरूर कर सकता है। ऐसे में अगर ब्रजभूषण नहीं माने तो IOA कार्रवाई कर सकता है। जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। भले ही ब्रजभूषण खेल मंत्रालय को जवाब देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई सामान्य जानकारी नहीं आई है। कल भी खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक हुई थी। आज फिर एक बैठक जारी है। इससे क्या निकल कर आता है यह भी देखना होगा। वहीं नजर 22 जनवरी को होने वाली कुश्ती महासंघ की बैठक पर भी है। और अब अपने दर्शकों को बिहार ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार की ओर से पूरे राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता है। इसी के साथ अब बिहार में जातिगत जनगणना कराना जारी रह सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि हम विशेष जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बारे में निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं। जजों ने कहा कि हम इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर विचार भी नहीं कर सकते। इधर MP में PCC चीफ ने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये तो फौरन फैसला करना चाहिए कि जातिगत गणना कर लें। आज हमारे प्रदेश में कितनी विभिन्नता है। विंध्य लीजिए, ग्वालियर चंबल लीजिए, और ये सब बातें जनगणना में शामिल है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में जातिगत जनगणना
समेत तमाम मुद्दों को लेकर सियासत गर्माती दिखाई देगी। बिहार में हो रहे जातिगत सर्वे पर रोक लगाने से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। आइए इस मामले को डिकोड करते हैं। असल में अखिलेश कुमार और हिंदू सेना नाम के संगठन ने बिहार सरकार के जातीय सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि जातिगत जनगणना कराकर बिहार सरकार देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। यह भी गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना कराई जाती है। पिछड़ी और अन्य जातियों की जातिगत जनगणना आजादी के बाद कभी नहीं कराई गई। राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं, इसलिए राज्य सरकार इस सर्वे का नाम देती है। इससे पहले साल 2014 में कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का सही पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए उचित नीति का निर्धारण हो सकेगा। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरह की जनगणना से समाज में जातीय विभाजन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से लोगों के बीच कटुता आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, दिल्ली आपको ले चलते हैं। चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट जज नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बार फिर वकील सौरभ कृपाल का नाम आगे कर दिया है, जिसके बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को उसका पहला समलैंगिक जज मिल सकता है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में रॉ और आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। जजों के प्रस्तावित नामों और कॉलेजियम पर केंद्र सरकार की आपत्तियों का भी खुलासा किया। कॉलेजियम ने अनुशंसा पत्र में वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की फिर से सिफारिश की है। पत्र में लिखा है कि LGBTQI लोगों के हक की बात करने के मामले में एक वकील के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया है वो मील का पत्थर है। एक समलैंगिक के रूप में सौरभ कृपाल ने अपनी पहचान नहीं छिपाई है। सौरभ कृपाल के मामले में कॉलेजियम का कहना है कि सरकार ये मानकर नहीं चल सकती कि उनके पार्टनर भारत विरोधी हैं। साथ ही स्विट्जरलैंड भी दोस्ताना मुल्क है और इससे पहले भी संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोगों के पार्टनर दूसरे देशों के नागरिक रहे हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सौरभ कृपाल के नाम को आगे बढ़ाकर उनके हक में सबसे बड़ा कदम उठाया है। चूंकि हमारा ये न्यूज डिकोड बुलेटिन है जिसमें हम खबरों को बताते भी हैं और समझाते भी हैं आपको, तो आइए जजों की नियुक्ति के इस पूरे विवाद को डिकोड करते हैं। पहले वकील सौरभ कृपाल के बारे में जान लेते हैं। समलैंगिक सौरभ भारत के पूर्व CGI BN कृपाल के सुपुत्र हैं। बीते साल भारत के तत्कालीन CGI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जज के लिए सौरभ के नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम के एक बयान में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में सौरभ की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश पर फिर से विचार करने के लिए कह दिया और दूसरा नाम मांगा गया। बताया जाता है कि समलैंगिक सौरभ के पार्टनर यूरोप से हैं और स्विस दूतावास में काम करते हैं। विदेशी पार्टनर होने के चलते इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी सौरभ के खिलाफ रिपोर्ट दी। केंद्र सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा का हवाला देते हुए सौरभ के नाम पर फिर से विचार करने के लिए कॉलेजियम को कह दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी अड़ गया है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, छतरपुर वाले बागेश्वर सरकार को पहले चमत्कार की चुनौती दी गई, फिर दोनों पक्षों से दावे किए गए और अब सियासी तकरार होने लगी है। सवाल है कि लोगों की दरबार पर आस्था अखंड है या कथा में ये पाखंड कैसा है, ये जरा समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सज गया है बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार, लगने लगी है भक्तों की अर्जियां। न कोई टोकन न कोई नंबर। ये नजारा है रायपुर के गुड़ियारी का, जहां छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती का जवाब देने बैठे हैं। रायपुर की चुनौती दी थी,
अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, पटरी बात है। और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम तुमको गीला करके भेजेंगे। दरअसल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार पर पाखंड करने का आरोप लगाया था और उन्हें चमत्कार की चुनौती दी थी। इसके बाद आस्था और अंधविश्वास के इस मामले में सियासी तड़का लग गया। तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है, प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। लाइमलाइट में आने के लिए जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उनके खिलाफ जो नागपुर की समिति है केस रजिस्टर्ड कराने का काम करेंगे। बागेश्वर सरकार के दरबार में अनगिनत लोग जुटते हैं और बालाजी पर लाखों लोगों की अखंड श्रद्धा है। फिलहाल एक तरफ आस्था और अंधविश्वास को तौला जा रहा है तो दूसरी ओर साइंस और शास्त्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस पर सियासत क्यों शुरू हुई, ये तो सियासतदान ही जाने। अपनी कथा शैली और उससे कहीं ज्यादा अपने विलक्षण दरबार के लिए विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ तथ्य डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी आज देश भर में नहीं बल्कि दुनिया में है। बागेश्वर धाम में बालाजी हनुमान का मंदिर है जिसके दर्शन के लिए देश भर से भक्त आते हैं। पंडित शास्त्री हरि कथा के साथ साथ अपने अनोखे दरबार के लिए जाने जाते हैं। बागेश्वर सरकार की कथा का कार्यक्रम देश के अलग अलग शहरों में होता है। उनके दरबार में पहुंचने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं। जिस किसी को भी अपने कष्ट से जुड़ा सवाल पूछने का अवसर मिलता है उसके बारे में बिना बताए ही वो पहले ही सारी बातें एक पर्ची पर लिखकर सार्वजनिक तौर पर बता देते हैं। जैसे उन पर आस्थावान लोग चमत्कार मानते हैं तो उनका विरोध करने वाले लोग इसे अंधविश्वास कहकर अब खुली चुनौती देने लगे हैं। फिलहाल वो रायपुर में हैं और इससे पहले वो महाराष्ट्र के नागपुर में थे, यानी अभी तो रायपुर में, इसके पहले नागपुर में थे, जहां जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने आरोप लगाया कि बागेश्वर बाबा इस चुनौती से डरकर 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए। इसी का जवाब शास्त्री ने दिया है जिसमें अब उन्होंने ईसाई मिशनरी और मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी चुनौती दी है कि वे भी उनकी तरह कैमरे के सामने साबित करें। तो चूंकि आप जानते हैं, बात अब आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीतिक खबरों का रुख कर लेते हैं। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। चूंकि 10 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप थोड़े हैं, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया अगर बड़े नेता होते तो ग्वालियर डबरा महापौर चुनाव नहीं हारते। साथ ही कहा कि हनी ट्रैप मामले में जानबूझकर सीडी उजागर नहीं की थी, सीडी की प्रामाणिकता की जाँच के निर्देश दिए गए थे। तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे? वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ भी कहते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करूंगा। देखो वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है करना मुझे है। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस, एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी से एमपी में सर्द मौसम के बावजूद राजनीति का पारा लगातार गर्म हो रहा है। कमलनाथ जिस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं उसके मायने समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए इस स्टोरी को भी हमने डिकोड के लिए चुना। असल में मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है और इसलिए सियासत धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। कमलनाथ और सिंधिया का रंज कोई नया नहीं है। 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतकर भले ही कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, लेकिन 1 साल बाद ही सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिससे कमलनाथ की बनी बनाई सरकार गिर गई। ये अदावत चरम पर आ गई थी। इसलिए गाहे बगाए कमलनाथ का दर्द सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ फूट जाता है।
कमलनाथ लगातार सरकार की योजनाओं और उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। रोजगार और तमाम जातीय मुद्दों पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप लगभग बातों को समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ के जिस संभाग में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, उसी सरगुजा संभाग से बीजेपी ने सत्ता की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जीत का रोड मैप बनाने में जुटे। उनका प्लान क्या रंग लाएगा और कांग्रेस क्या तोड़ निकालेगी, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में 15 साल में 15 सीटों पर पहुंची बीजेपी सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव के करीब 10 महीने पहले ही एजेंडा सेट किया जा रहा है और जीत का रोड मैप तैयार करने के लिए सरगुजा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक के पहले दिन ही बीजेपी नेताओं ने 23 में वापसी का भरोसा जताया और अपनी रणनीति भी बताई। भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर के कार्यकर्ता तैयार हैं और जितना करप्शन कांग्रेस के इस 4.5 साल में हुआ है, उतना ही मुद्दे काफी हमारे लिए हैं। प्रदेश की कार्य समिति अलग अलग जिलों में है, जिला की बैठक अलग अलग मंडल में हो, मंडल की बैठक अलग अलग गांव में है। यह राष्ट्रीय स्तर पर ही हमने तय किया। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और हमेशा इसी होगा। इधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी भले ही सरगुजा से जीत की संभावनाओं के सपने देख रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। 1 साल 2 साल के बाद होता है तो रोज कार्य समिति होता है। अगर रोज कार्य समिति होता है तो इसको कार्य समिति में निर्णय लेना चाहिए और प्रतिपक्ष नेता को तत्काल हटाए, तो तब तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है, ये फर्जी है। बहरहाल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि इसके बाद बीजेपी 23 के चुनाव के लिए चेहरा, समीकरण और रणनीति का खुलासा करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। मुझे दीजिए अनुमति।